this program and you have accepted our invitation, brother. This is not an invitation, rather I can say that this is your initiation. No, sir. Actually, it's a joint initiation. और मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स भी काफी कर रहे होंगे, उनको लगा होगा स्टूडेंट्स। कैसा लगता है आपको फीडबैक? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ओके ओके नहीं, व्हाट आई एम सेइंग सर, हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है? व्हाट इज द फीडबैक ऑफ आवर स्टूडेंट? Sir, I really appreciate this fourth year batch. जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है और थर्ड ईयर बैच में भी जो क्लास डिस्कशन हुआ था, they were really very good and very proactive. और ओवरऑल मुझे तो सर I really feel very happy with the interaction with these students in Bihar. So like I am happy and I am very hopeful. Like these are the very bright students and they will definitely shine in future wherever they will. Yeah, we hope so. Thank you, Dr. Rahul. So we can start. Sir. We can start. हाँ, please start करें दोबारा, join कर लिया। Okay, so we were discussing about CV. तो दो तीन चीजों के बारे में जो मुझे लग रहा था कि समराइज करते हैं। सीवी के बात पे अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट कुछ इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताते हैं जिससे आपको ये कनेक्ट होगा कि जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो सिर्फ हाइपोथेटिकल या स्टोरी नहीं है। कई बार मुझे सीवी मिलती है, लाइक लास्ट 10-15 years आई हैव रिसीव्ड मोर देन 1000 सीवीज। और ये सिर्फ वेटनेरियन के नहीं, बाकी सारे डोमेन के लोगों का आता है और वेटनेरियंस की भी सीवी आती है। तो उसमें कई जगह जो मुख्य बातें होती हैं जो मैं सोच रहा हूँ अभी आपसे शेयर करने के लिए। सबसे पहली बात, सारी सीवी, ज्यादातर सीवी ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट की हुई है, किसी के फॉर्मेट में सिर्फ अपना नाम और थोड़ा सा एडिशन डिलीशन हुआ है। दूसरी बात, स्पेलिंग मिस्टेक्स खूब होती है। तीसरी बात, फोटो लगाते हैं सीवी में और इतनी इनफॉर्मल फोटो लगा देते हैं कई बार कि जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कि सीवी बिना पढ़े ही लोग रिजेक्ट कर देते हैं। चौथी बात, कुछ लोग हाइपर एक्साइटेड होके नए नए तरीके के फॉन्ट यूज करते हैं और नए नए तरीके के कलर यूज करते हैं या मल्टी कलर सीवी में चले जाते हैं, जो अगेन आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं बहुत ज्यादा कुछ भर देना, मतलब सब कुछ कर देंगे। और बीबीएससी के बाद आप कैसे इतने बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं कि आपको सब पता है, वायरोलॉजी से लेके जेनेटिक्स के अंदर, फिर उसके बाद मतलब आप एक्सटेंशन भी जानते हैं, आप सब कुछ कैसे जान सकते हैं। तो कुछ लोगों की बड़ी जमलाई सीवी आती है जो सब कुछ लिखते हैं। बीबीएससी में जितने सिलेबस है, मोर देन 15 कोर्सेज के बारे में अपने आप को एक्सपर्ट बना देते हैं, जिससे कि अगेन आपके बारे में एक निगेटिव नोशन चला जाता है। तो ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं या जो इश्यूज हैं जिसको कि लोग करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से वो मत कीजिए। तो सिंपल जो एडवाइस होगी, फॉन्ट सिंपल रखिए, एक पेज में रखिए, ज्यादा लिखने के बजाय सिंपल और टू द पॉइंट रखिए। सीवी हमेशा जॉब के हिसाब से बननी चाहिए कि जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं वैसी ही बननी चाहिए। ये नहीं कि सीवी एक बन गई और वही सीवी चलती चली जा रही है। एक बात और, आजकल मोबाइल बहुत चेंज करते हैं आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, और सीवी में कौन सा मोबाइल नंबर पड़ा है वो आपको खुद ही नहीं पता होता। पता चलता आप सीवी भेजते रहते हैं और मोबाइल नंबर कोई और चला गया। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सीवी भेजने से पहले आप लोग रिव्यू कर लीजिए कि आपका मोबाइल सही है, स्पेलिंग सही है, सारी चीजें सही है कि नहीं। और एक चीज और आती है जो बड़ी फनी सी होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप लोग लिखते हैं, खासतौर से यूजी के बाद जब आपके पास वर्क एक्स नहीं होता है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसमें आप कुछ अजीब सी बात लिखते हैं। मतलब कुछ तो बहुत कॉमन सी होती है कि लिसनिंग, रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग हॉकी। तो भाई जॉब के लिए जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब यूटिलिटी है? तो अगर आपको कहीं स्पेस है, आपको लगता है कि आपको लिखना है, तो आप ऐसी चीज लिखिए कि जिससे आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ते हो, आपके लिए वेटेज बढ़ता हो। ना कि सिर्फ बाकियों ने लिखा है कि लिसनिंग टू द म्यूजिक तो आप भी वही लिख दिए, या प्लेइंग क्रिकेट, इंडिया में हर आदमी क्रिकेट जरूर खेलता है। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा अवॉइड रखिए, कम लिखिए, अच्छा लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, तभी वो सीवी है। और सीवी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पूरे करियर में। अगर जिसको भी कॉर्पोरेट में आना है
और ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज के बाद ही जरूरी है, कॉलेज के बाद तो आपकी बेसिक सीवी रहेगी, इसके बाद तो हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप जॉब करेंगे तो आप वहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड करेंगे वर्क एक्सपीरियंस का। और ये वर्क एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता कि आपने लिख दिया कि XYZ कंपनी या XYZ जगह, मान लीजिए JRF में आपने किया या कहीं कुछ किया, जो भी किया, आपको टू द पॉइंट लिखना, कब से कब तक क्या अचीवमेंट रही। और जब भी अचीवमेंट लिखिए तो अचीवमेंट क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, ना कि जनरलाइज क्वालिटेटिव, कि इम्प्रूव्ड कोई भी जो आपने लिखा कि सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, मतलब क्या, मतलब इससे अच्छा आप ये लिखिए ना कि 60% इंक्रीज कर दिया आपने परफॉर्मेंस जो भी चीज की थी, या आपने 100% टर्नओवर कर दिया, जो भी किया आपने। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स होगा तो आपके बारे में जो भी एम्प्लॉयर होगा आपके बारे में अच्छी राय बनाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट थी इन लोगों को जिन्होंने कॉर्पोरेट के लिए इंटरेस्ट शो किया था, रूपन, संदीप, शिवानी और राहुल के लिए, कि जब भी अगर आप कॉर्पोरेट में जाने के लिए सोचते हैं तो सीवी को बनाइए। और सीवी को बनाने के लिए अभी आपके पास बहुत कुछ नहीं होगा, आपके मन में आएगा यार अभी तो हम यूजी में है तो ऐसी कौन सी चीज कर लें। तो देखिए आपके पास 1.5 साल है, आप पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को समझिए। कॉर्पोरेट एक चीज नहीं है, जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था, कॉर्पोरेट सेक्टर जो पब्लिक डोमेन है एक पूरा एक वो है, एक सी के जैसे, एक समुद्र के जैसे, कि आप क्या करना चाहते हैं उसमें, कितनी दूर जाने का है आपको। और वो माइंड में मत निकालिए कि जब तक वीओ की जॉब नहीं आ रही तब तक चलो प्राइवेट में नौकरी कर लेते हैं, जैसे जॉब आएगी फिर भाग जाएंगे। उससे ना आप इधर करेंगे ना उधर करेंगे, क्योंकि कितने ही अच्छे टैलेंट हमारे हैं जो स्ट्रगल करते हैं इन सब चीजों में। तो बजाय इसके कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, थोड़ा समय लगाइए, अभी भी कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगाइए, अपने आप को समझिए। और जब ठान लीजिए कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट में जाना है तो फिर लग जाइए। और लगेंगे कैसे, आपको अपना डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। फार्मा में है, आपका जेनेटिक्स में है, न्यूट्रिशन में है, क्योंकि ये 2-3 एरिया हैं जहाँ पे आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, न्यूट्रिशन एक ऐसा सेगमेंट है आने वाले समय में ये हमेशा ये एवरग्रीन होने वाला है, क्योंकि न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल ही ग्रो करेंगे। क्योंकि आज की डेट में हमें प्रिवेंटिव मोड पे जाना है, तो प्रिवेंटिव में क्या 2 ही चीजें, या तो आप बायोलॉजिकल्स में जाइए, वैक्सीन में जाइए, या तो अच्छा न्यूट्रिशन पे जाइए जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे बीमारी ना हो। पहली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी न्यूट्रिशन रहती है, फिर फार्मा रहता है जिसमें मेडिसिन ज्यादातर आएंगी। जेनेटिक्स आज की डेट में इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, जो जर्म प्लाज्म के लिए कई बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, क्योंकि इंडिया में भी सेक्स सीमेन की बात हो रही है और इस तरीके के हाई परफॉर्मेंस एनिमल की बात हो रही है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर से काफी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आज से 5 साल पहले बहुत कम था। तो वहां पे आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जो 1.5 साल का विंडो है, 1 साल का विंडो, आप उसमें इन चीजों को लर्न कीजिए और अपनी सीवी में ऐड करने की तैयारी कीजिए कि मैंने फार्मा में, जैसे जिसका फार्मा में इंटरेस्ट है, तो जैसे आप अगर एग्जांपल लेके चलते हैं आप पटना में, तो क्या आपको पता है कि पटना में कौन कौन सी कंपनी है, किस तरीके की कंपनी है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में, और सिर्फ बिहार ही क्यों, आपको आपने पूरे नॉर्थ इंडिया की बात की है, इंडिया लेवल बात कीजिए कि टॉप 5 कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 कंपनी कौन सी है, उनमें क्या है। अभी आपके पास कंपनी के कितने लोग आते हैं, उनकी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश कीजिए, जिसको प्राइवेट में जाना है, कि भाई वो क्या कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए। जो शॉप है, जो शॉपकीपर, उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और इंटरेक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए कि भाई हाल चाल दिया और सब ठीक ठाक, ये सब नहीं। प्रोडक्ट्स को देखिए कि क्या थिलेरिया का प्रोडक्ट है कि नहीं, बिहार में थिलेरियोसिस की प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या हमें ये ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी का इशू है, तो इनफर्टिलिटी के इशू में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके के हार्मोन्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बहुत तेजी से ग्रो करता है, नहीं ग्रो करता है, उसके ऊपर कुछ लिखिए, कुछ क्रिएटिव बनिए। आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था मैंने कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसको यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस पर सारे बड़े प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं कॉर्पोरेट के, उस पर रहते हैं। अच्छा, फेसबुक और लिंक्डइन से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फेसबुक पे आप दुनिया भर का कोई भी ज्ञान दे सकते हैं, जाति धर्म राजनीति और इधर उधर सब तामझाम, सरकार को जो भी कहना सुनना है, ये सब लिंक्डइन पे मत कीजिएगा, क्योंकि लिंक्डइन आप ये समझ लीजिए आपकी दूसरी सीवी तैयार हो रही है। आप जितना अच्छा लिंक्डइन पे रहेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होगा कि आप कॉर्पोरेट की नजर में रहेंगे और उतना ही आसानी से आपको जॉब मिलेगी। तो इसलिए लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बनिए और कुछ मत कीजिएगा। तो प्रोफेशनली करने के लिए, जैसे अभी मैं आप आता हूँ आपके उस तीसरे क्वेश्चन पे, रिसर्च वाले टॉपिक पे, और इस टॉपिक को मैं सीवी से जोड़ता हूँ, क्योंकि जो भी आप शॉर्ट टर्म रिसर्च करते हैं उसको आप अपनी सीवी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको ओपन माइंड से सुनिएगा, और ये मत समझिएगा कि जी मतलब कि मैं कोई बहुत फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात सिंपल से सोचिए कि जब एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जिसको चलना नहीं आता है, वो आपको देख के चल लेता है, आप वो आपके हाव भाव से देखता है। अगर वो बिहार में पैदा हुआ है, उसके घर भर अगल बगल जो डायलेक्ट है, वो उस डायलेक्ट को सीख लेता है। वो जैसे जैसे ग्रो करता है, वो सारी चीजों को अगल बगल देखना करता है, देखता है, सीखता है। तो कितना क्यूरियस माइंड है उसका। वो क्यूरियसिटी हमारी क्यों खो जाती है? 5 साल आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर थे, जब आप एकदम, आपके पास सब कुछ था, कोई प्रेशर नहीं है भाई घर पे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये कह रहा है कि तुरंत नौकरी कर लो, क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अच्छा समय है। आपकी क्यूरियसिटी कहाँ गई? उस चीज को आप कैसे हार्नेस करेंगे? इसके ऊपर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, और थोड़ा सा अपने क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को जगाने के लिए, अपने इस चीज को सोचने के लिए, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता कि आप रिसर्चर हैं भी कि नहीं है, या आपका माइंड उधर है कि नहीं। आप अपने अगल बगल के समाज को देख के उसमें से रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, समस्या को पहले समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार है, बिहार का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं क्योंकि सब लोग बिहार के ही हैं। मैं ईस्टर्न यूपी का हूँ, तो लगभग एक ही इलाका हो गया। हमारे आसपास हम सब लोग गांव से आते हैं, गांव में हमने जानवर देखे हैं, लेकिन वाकई क्या जो गोट फार्मर है, हमें पता है क्या कि उसकी जरूरतें क्या है? क्या इसके लिए कोई हार्वर्ड के आदमी को रिसर्च करनी है, या हम भी जाके उससे समझ सकते हैं? कभी हम किसी वो गडेरिए के पास बैठे हैं और प्यार से उससे पूछे हैं या डिस्कशन किए हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? या प्रॉब्लम को छोड़िए, आप उससे पूछिए कि आप कैसे, ये इतनी अगर 10, 20, 50 भेड़ें हैं या बकरियां हैं, तो क्या, कैसे पालते हो, क्या है, आपको खुश हो नहीं हो, कैसे कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिशन में देते हो, कौन सी बीमारी आती है? इसके लिए आपको कुछ और अलग से नहीं करने की जरूरत है, बस आपको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ सोशल टैबू है पिग फार्मर, हम कभी नहीं जाते। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोगों ने जब अपना काम शुरू किया तो हमने टारगेट लिया कि हम पिग फार्मर पे भी जाएंगे, और हमारी टीम में हर जाति के लोग थे, और कई लोगों ने रजिस्टर किया कि नहीं भाई हम पिग फार्मर के पास नहीं जाएंगे। हमने कहा जिसको जॉब करनी है उसको साथ में जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जॉब मत करो। इंटरव्यू में ही हम क्वेश्चन पूछते थे। तो इंटरेस्टिंगली कई लोग हमारे जो टीम में थे वो शामिल हुए, और आपको जान के हैरत होगी कि हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया था इलाहाबाद के आसपास, और काफी पिग फार्मर है। जितना डबलिंग द फार्मर इनकम या जो भी सब बात होती है, सबसे प्रॉफिटेबल एसेट तो पिग है, और वो सबसे पुअरेस्ट कम्युनिटी के पास है। अगर वो उसकी पिग जो है, उसकी पिगलेट ग्रो कर जाते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो यू कांट इमेजिन कि कितना ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस तबके में आता है। लेकिन इस चीज को करने के लिए वेटनेरियंस का कहाँ इंटरवेंशन है आज तक? थोड़ा समझ के देखिए अगल बगल अपने। हम लोग उसको सोशल टैबू बना के छोड़े हुए हैं, और वही चीज अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं होती, और फॉर्चुनेटली जो वेस्टर्न यूपी है या दिल्ली एनसीआर का है, यहाँ करोड़ों रुपए लोग लगा के पिग फार्म खोले हुए हैं। और पहले एक बार हमारा डिस्कशन हुआ बनारस के आसपास, हम लोग वर्किंग कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अरे नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा, और वहां पे जाके हम लोगों ने गाँव में देखा, वहां पे क्रॉस ब्रेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, आपको ओपन होना पड़ेगा रिसर्च माइंडसेट के लिए। और ये सब काम जो मैं बता रहा हूँ रिसर्च के लिए, आप चाहे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप प्राइवेट में काम करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी ठीक है। इन सारे एलिमेंट में रिसर्च इनबिल्ट है, इस चीज को आप नहीं समझते। आपको लगता है जब तक नाम के नीचे डेजिग्नेशन ना हो, जब तक आपने एआरएस नहीं क्लियर किया, जब तक आप किसी आईसीएमआर आईसीआर के इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, तब तक आप साइंटिस्ट नहीं हुए, आप रिसर्च नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा मार्केट में हम लोग हैं, हम लोग की तो हमेशा काम ही मार्केट रिसर्च का है। भाई आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो भी चीज आपके अवेलेबल है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पेन है, जो पानी की बोतल है, केचप की बोतल है, कुछ भी आप देखिए अगल बगल, आप निगाह डालिए, आपके पास जो भी चीज है ना, सब मार्केट रिसर्च की देन है, तभी वो आपके पास है। क्योंकि वो सब देख देख के बनता है कि आपको क्या चीज चाहिए, और उसके लिए रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, आपके पास 1.5 साल का रिसर्च, आप छोटा छोटा रिसर्च कीजिए, और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए, आपको लिसनिंग चाहिए, एक्टिव लिसनिंग। आप अपने फार्मर के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने शॉप पे जाके बस बैठिए और सुनिए, और समझिए कि क्या चीज चल रहा है। तब क्वेश्चन निकलेगा कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि
इस चीज की कमी है। तो क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं? तो जो बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं, जिन्होंने अपना डेयरी पोल्ट्री फार्म और ये किसी ने लेयर फार्म किया था, उनका मुझे लगा कि वो बड़ा प्रिसाइज है, और वो अच्छी बात है कि एटलीस्ट फिक्स है आप लेयर। तो जब लेयर फार्म पे फिक्स है तो आपको अब देखना पड़ेगा कि लेयर फार्मर से मिलिए और वो जहां से दाना आता है उसके पास जाके बैठिए। तो वो भी एक तरीके से रिसर्च है। वो उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना कि जब हमारे पास डिग्री होगी तब हम जाके मिलेंगे। भाई आप लेयर में इंटरेस्टेड हैं, लेयर फार्मिंग में, तो आप जाके कम से कम 10-20 लोगों से मिलिए जिनके पास लेयर फार्म है। और लेयर फार्म के मालिक से मत मिलिएगा, क्योंकि मालिक तो बस वो पैसे के चक्कर में आता है। वो उससे मिलिए जो दाना देता है, जो फार्म पे है। उससे पूछे कि समस्या क्या, तो आपको पता चलेगा अरे यार हम अंडे की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मक्खी, ये जो नीचे है, या जो इसका वेस्ट का ट्रीटमेंट है उसमें है। तो अब आपको लगेगा यार लेयर फार्म में हम करोड़ों रुपए डालें, उससे अच्छा कुछ हम ऐसा इनपुट बना दें जिससे कि हम ये वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर लें। क्योंकि बिहार में काफी लेयर फार्म आए हैं, काफी पोल्ट्री फार्म आए हैं, डेयरी कितनी है, तो क्या वेस्ट मैनेजमेंट में हम कुछ कर सकते हैं कम पैसे में? तो ये आप अपने आप को रिफाइन करेंगे। या तो अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे लेयर फार्म ही करना, तो आप उसमें इफिशियंट तरीका ढूंढेंगे कि इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। और इसके लिए आपको कौन सी लेबोरेटरी चाहिए और कौन सा साइंटिस्ट का डेजिग्नेशन चाहिए, इसके लिए सिर्फ आपको ओपन होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये काम आप कर सकते हैं जो लोग बिजनेस में करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे जिन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग में करेंगे, तो थोड़ा सा आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो भी कर रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं गेलमेंट में काम करता था उस समय रूरल पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड में गए थे, तो वहां पे एक एग्रो टूरिज्म करके होता है कि बड़े बड़े फार्म होते हैं, और जैसे अपने यहाँ पे होता है ना खेत में मचान उचान होता है, उसी टाइप का रहता है। और उसमें बड़े बड़े जो शहर के लोग हैं वो लोग आके अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक मनाते हैं। तो वो एग्री टूरिज्म करके एक पूरा कल्चर है, और वहाँ पे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस तक हो जाती हैं। तो क्या हम बिहार जैसे जगहों पे, जहाँ पे हमारे पास नेचुरल कुछ रिसोर्स है, तो कुछ हम ऐसा फार्म बना सकते हैं? आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, जोरबा द बुद्धा करके एक आपको मिलेगा। 4 स्टार 5 स्टार की फैसिलिटी है, गुड़गांव में है। और गुड़गांव जैसे कंक्रीट जंगल में उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया है, गांव के जैसा पूरा जंगल जैसा सेटअप है। और पूरा उसमें जो मिट्टी की दीवार है, छप्पर है, बैम्बू लगा हुआ, सारी चीजें, और उसके अंदर प्रेजेंटेशन और हाई फाई मीटिंग, और जितने भी सोफिस्टिकेटेड जो मतलब बड़े बड़े लोग वहां पे जाते हैं। तो गुड़गांव में वो बना रहे हैं, और आपके पास जहाँ पे फैसिलिटीज है आप कर सकते हैं। अब वहां पे आपको ये सोचना है कि आपको मन में ये नहीं आना कि अरे हम पटना में नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सभी लोग जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, ये ग्रो तो कर ही रहा है। तो आप आज के लिए थोड़ी नहीं बना रहे हैं, आज से 5 साल के लिए बना रहे हैं। तो आज आप फैसिलिटी ऐसी डेवलप करेंगे तभी तो कल को फायदा होगा। तो थोड़ा सा आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में वो पुराने तरीकों से मत जाइए कि हम ये 1 2 3 4 5 चीजें करेंगे और फिर बाद में आपको जब जोड़ेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पैसा आया। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो जितने लोग ये बिजनेस के लिए, जो मैं बोला था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10-12 लोगों ने, आपको शॉर्ट टर्म रिसर्च डिफाइन करनी पड़ेगी। और ये शॉर्ट टर्म आप जब डिफाइन कीजिए तो एक चीज का ध्यान रखिए, रिसर्च हमेशा एक क्वेश्चन को लेके बनती है और आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे पहले फोकस उस पर डिफाइन करना है कि रिसर्च क्वेश्चन मेरा क्या है। कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि जब आप फील्ड में हैं, जब आप जाते हैं, जब आप अपने फार्मर से इंटरेक्ट करते हैं, जब अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर से, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे तभी आपको अपना क्वेश्चन समझ में आएगा। जितना प्रिसाइज आप अपना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही अच्छा आप सोल्यूशन ले आएंगे कि भाई इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और जब आप उसको सोल्यूशन को ले आएंगे तो चाहे आप बिजनेस करना चाहें, चाहे आप रिसर्च करना चाहें, कल को आप साइंटिस्ट हो जाएंगे तो आपका माइंड मेकअप रहेगा कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने देखा था और हमें इसको ऐड करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं पिगलेट एनीमिया का। पिगलेट एनीमिया हम सब लोग पढ़ते तो हैं, बट उसको सोल्यूशन के लिए कितने इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं। उसको तो तभी समझ में आएगा ना जब आप जाके देखेंगे कि जिसके पास पिग है वो किस कंडीशन में रहता है, कैसा कीचड़ में रहता है। जैसे शीप गोट की बात करते हैं, आप शीप गोट फार्मर से जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा वो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। आपको पता है वो फार्मर कैसे दवाई मांगता है, वो खाली शीशी लेके जाता है दुकान पर, जाके कहता है कि साहब ये लाल ढक्कन वाली दवाई दे दो। अब अजीत सर पैरासिटोल जी के हैं तो हम पैरा वाला एग्जांपल देते हैं कि वो जाके पैराक्योर कैसे मांगता है, वो जाके वो डिब्बा दिखाएगा कि साहब ये दे दो, मुझे क्या करना है, ये पिलाना है जानवर को। क्यों पिलाना उसे ये नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि इस सीजन में पिलाना है।
तो जो गडेरिए होते हैं वो, तो आपको पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है, रिसर्च क्वेश्चन आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से आप डिफाइन कीजिए। चाहे आप साइंटिस्ट बनेंगे, चाहे बिजनेसमैन बनेंगे, इस पहले कदम पे आज जितना सीरियस आप होंगे, आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग बात पे। रिसर्च को लेके एक चीज और है, हम टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोगों ने ये काम करने का सोचा लॉकडाउन के पीरियड में, तो मैंने एक गूगल फॉर्म पे, वैसे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जो बासु मैनेजमेंट है, कि सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है ऑल ओवर इंडिया जो भी इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस का आपसे ही शुरू हुआ, और बाद में लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है। इवन IVRI में भी अब मैं देख रहा हूँ लोग फॉलो कर रहे हैं। बट कुछ चीजें हैं जो हम लोग सिंपल सी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने लेवल पे या टीचर्स कर सकते हैं। जैसे गूगल फॉर्म पे अगर आप देखें तो उसमें 4-5 हमने क्वेश्चन डाले थे कि भाई आपको क्या टॉपिक पसंद है, और चीज़ों के बारे में कि क्या रैंकिंग देंगे स्टूडेंट्स का। तो मैंने 4-5 क्वेश्चन जो बनाए थे, और मतलब एक दिन के अंदर मेरे पास लगभग 125 के आसपास उसमें फीडबैक आया, और वो अपने आप पूरा एनालिटिकल फ्रेम में लेके आया। तो अगर वही चीज मैं खुद करता, बात करता, क्योंकि मेरे पास खुद भी समय नहीं था, तो टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे कम से कम 120 लोगों के बारे में आइडिया तो लगा कि उनको क्या चीज चाहिए, और जो चीज चाहिए उसी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो इस चीज से मेरा आपको सिर्फ इतना ही कि आपके अगल बगल टूल बहुत अवेलेबल है, आपको यूज करना होगा। और यूज कब करेंगे, जब आप ओपन रहेंगे। एक चीज जो रिसर्चर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जो आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि माइंडसेट की, हमें पहले से ही पता होता है कि इसका रिजल्ट ये होगा। आपको ये नहीं सोचना है, खासतौर से जो अभी आप लोग 4th ईयर में, आपको एकदम ब्लैंक होके जाना है मार्केट में। आपको नहीं सोचना है कि डेयरी फार्मर तो ऐसे ही बिहेव करेगा, या ये पैसा तो ये नहीं देगा, या वो ये बात नहीं मानेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कई बार आप जाएंगे डेयरी फार्मर के पास, बात करेंगे, तो डेयरी फार्मर हो सकता है 10-15 मिनट आपकी बात पे ध्यान ही नहीं दे, और फिर आप माइंड मेकअप कर लें, अरे यार ये तो बात ही नहीं सुनते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब अपना अवेयरनेस का प्रोग्राम करते थे, तो हमारे पास हमारे कॉलेज से और फील्ड से आया कि यार आप लोग जब करते हो तो आपके यहाँ पे तो 20-25 लोग से ज्यादा रहते हैं, हम लोग तो अपना बस ही भेजते हैं तो कोई नहीं आता। तो पॉइंट क्या था कि अवेयरनेस करने के लिए बस भेजना और खाना की व्यवस्था करना जरूरी नहीं है, बशर्ते आपको ये करना है कि आप उनके जो भी पार्टिसिपेंट, उनके मन में ये एहसास दिला दीजिए कि भाई जब तुम यहाँ आधे घंटे के लिए आओगे तो तुम्हें वहां पे कुछ फायदा होगा, और फायदा इन टर्म्स ऑफ मतलब मॉनेटरी फायदा होगा, कि अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो आपका कम से कम 2 लीटर 4 लीटर दूध बढ़ने के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको भी सोचता है कि चलो चल के देख ही लेते हैं क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सोशल साइंस के रिसर्च का सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिला है, कोई बता सकता है इकोनॉमिक्स का? अक्षय, इस बार का नोबेल प्राइज किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी। सर इंडियन है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो को। और इनको क्यों मिला है, क्योंकि इनकी एक बुक है पुअर इकोनॉमिक्स, और बुक तो इनके पूरे जो भी इन्होंने काम किया, रिसर्च काम किया है उसका है। अब हम लोग के मन में, रिसर्चर के मन में ये होता है कि जब तक आप MIT या US की यूनिवर्सिटी में नहीं है तब तक आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप सब लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग पुअर इकोनॉमिक्स को जरूर देखिए। एज अ वेटनेरियंस हमें जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो मेन कंपोनेंट हम लोग वहां पे टच होते हैं। तो ये रिसर्चर के लिए भी, बिजनेस करने वालों के लिए भी बहुत जरूरी है देखना। क्यों मैं कह रहा हूँ इस चीज को, कि पुअर इकोनॉमिक्स की वेबसाइट भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं। MIT में है ये लोग, रिसर्च इन्होंने किया है बिहार में, राजस्थान में। आप ये सोचिए, आप जहां पे हैं वहां की रिसर्च पे लोग नोबेल लॉरिएट बन रहे हैं, और आप नहीं काम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा अपने अगल बगल कि हम क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके मन में नोबेल प्राइज हो, बट आप ये कोशिश तो कीजिए कि आपके अगल बगल है क्या, हो क्या रहा है। क्योंकि पुअर इकोनॉमिक्स बुक जब हमने पढ़ी थी तो मुझे वाकई इतना वो लगा कि इतनी डीप इंसाइट हमारे अपने अगल बगल के लोगों के लिए, कि कैसे हम डिसीजन लेते हैं। 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा, एक पुअर इकोनॉमिक्स जिसको आप लोग जरूर पढ़िए, एक फैक्टफुलनेस, इस बुक को भी मैं जरूर करूंगा, ये हैंस रोलिंग की है। वो ये बताते हैं कि कई बार हम एजम्पशन कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे दुनिया चल रही है तो ऐसे ही चलेंगे। तो वैसे ही हम लोग, हमारे यहाँ वेटनरी डोमेन में होता है कि हम पहले से ही मान के चलते हैं कि भाई हम BBSC कर लेंगे फिर फील्ड में चले जाएंगे, और फील्ड में जाके क्या करेंगे हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, या एकेडमिक में चले जाएंगे, रिसर्च में चले जाएंगे।
तो थोड़ा सा इन दो बुक्स के ऊपर अभी आपके पास समय है, आप लोग थोड़ा फोकस करिए। खासतौर से पुअर इकोनॉमिक्स तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको रिसर्च जो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं उसके लिए आपकी इंसाइट खुलेगी कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, ये 2 बुक मैंने बताया, एक तीसरी बुक भी आप लोग नोट कीजिए, उसको जरूर पढ़िए, प्रेडिक्टिबली इररेशनल। ये एक साइकोलॉजिस्ट है, ये यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। ये 3 चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग 4th ईयर में आपको हेल्प ऐसे कर रहे हैं। पुअर इकोनॉमिक्स आपको रिसर्च माइंडसेट थोड़ा ओपन कराएगी, और थोड़ा सा आपके जो डिफरेंट स्टेटा आपको उसको समझने में मदद मिलेगी। जो दूसरी बुक में बता रहा हूँ, फैक्टफुलनेस, वो ये बताएगा कि डेटा से इंफॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कई डेटा अवेलेबल है कि बिहार में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और तीसरी जो प्रेडिक्टेबली इरेशनल बता रहा हूँ, वो साइकोलॉजी की बुक है एक तरीके से। आप लोगों को डील ही करना है साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, क्योंकि सब कुछ हमारा ऐसा है कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं। और जब आप उसको पढ़ेंगे या यूट्यूब पे उसका वीडियो देखिए, तो जो हम लोग ये सोचते हैं कि रिसर्च करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेडिक्टिवली इरेशनल के जो ऑथर हैं, डैन एरली, उसका तो एक एक सेशन में रिसर्च होती है। कि जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं, कि अगर मानिए आपको कोई भी एक बुक है, जैसे कोई एक बुक है, इसका दाम हमने 500 रुपए रखा, इसका दाम हमने 20 रुपए रखा, इसका दाम हमने 150 रुपए रखा, और हमने बताया कि ये बुक आपको फिजिकल भी मिल जाएगी और सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी अगर आप 500 रुपए लेते हैं। 20 रुपए में हम सिर्फ आपको इसका शॉर्ट वर्जन देंगे, और 150 रुपए में हम आपको दोनों देंगे। तो आप क्या डिसाइड करेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है, या मतलब किस तरीके से वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करके ये बुक आपको 150 रुपए में बेच देगा? हो सकता है इसकी कीमत 50 रुपए। जैसे आपके अगल बगल जो भी चीज हो रही है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके से इन्फ्लुएंस होता है, आपके अगल बगल के फैक्टर से। तो इसलिए मैं ये 2-3 बुक सोच रहा था आपको रिकमेंड करने के लिए। और थोड़ा सा आपको अपने सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आप सभी लोगों को, चाहे आप लोग कहीं पे भी रहे, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट में भी रिसर्च जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं, उसका रिटर्न कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, रिटर्न ऑन सोशल इन्वेस्टमेंट, ये बात आप नोट कर लीजिए। इन सब चीजों की बात हर जगह हो रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। तो ये कुछ बातें थी, मुझे लग रहा था मैं शेयर कर लूँ। अभी 9 मिनट मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है बचे हुए, तो जिनके पास क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, बाकी मैं अवेलेबल रहूंगा। या फ्लोर्स फॉर यू ऑल। स्टूडेंट्स किन्हीं के पास क्वेश्चन हो? हेलो, ये पुअर इकोनॉमिक्स बुक है सर। ये प्रेडिक्टिवली इरेशनल है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। प्लीज गो अहेड। गुड आफ्टरनून सर। सर, आपने जैसा बताया कि सीवी बनाते समय हम अपनी क्वालिफिकेशंस में जो भी डालते हैं, उसके साथ अपने साइलेंट अचीवमेंट्स को जरूर मेंशन करना चाहिए। तो क्या उसमें हम नॉन सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में डाल सकते हैं? मतलब कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। एक बात सभी लोगों के लिए है, क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो एम्प्लॉयर है आपका, वो आपके सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है, वो आपकी स्किल्स चाहिए उसको। आपने सर्टिफिकेट लगाया कि यू आर वेरी फ्लुएंट इन फ्रेंच, तो उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको फ्रेंच बोलना आना चाहिए ना। तो ये जो सर्टिफिकेट के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। खासतौर से स्टूडेंट लेवल का आप लोगों को मैं बता दूं, प्राइवेट में कोई भी आपके सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। आप कभी भी अपनी स्किल को शो करते हैं, ना कि अपने सर्टिफिकेट को। आपके पास 50 सर्टिफिकेट हो, आप स्किल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो वेरी गुड क्वेश्चन शिवानी। स्किल्स जरूरी है, आप स्किल सेट मेंशन कीजिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी को। ओके सर। एंड सर, वन मोर थिंग सर, आपने जैसे एक्स्ट्रा कोर्सेज के बारे में, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताया। तो बीइंग अ 4th ईयर स्टूडेंट, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। और तो अभी सर जैसे कैसे होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज, किस टाइप के हैं? टाइम कम नहीं है शिवानी, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये नोशन आप लोग निकाल दीजिए कि टाइम कम है। टाइम सबके पास बहुत ज्यादा होता है, टाइम को यूज करना है।
शॉर्ट टर्म Yes, sir. कोर्सेज के बारे में वो बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, कोर्सेरा Yes, sir. है, Online EDX है, online तो उसको आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगा के आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने इनिशिएटिव पे शुरू कीजिए ना, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है ना वो आपकी स्किल्स जानना चाहता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो आप मानिए अगर आप अपने शहर में रह के बिना किसी सुविधा के अगर आपने कोई ऐसा एडवाइजरी सिस्टम लगा दिया जिससे कि डेयरी फार्मर को हेल्प मिल रही है, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय MIT का कोई सर्टिफिकेट लगाने के कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में PG की है। उससे क्या मतलब Yes, है, sir. कम से कम तो पता होना चाहिए कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप स्किल्स पे जाइए, क्योंकि CV में आप झूठ बोल के जब लंबे समय तक नहीं चल सकते, जॉब में पकड़ा जाता है और वो और बुरा होता है। तो स्किल्स पे फोकस रखिए और कोई भी CV का फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल रखिए, अच्छा जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. ओके। Any another question? Students, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। Hello. I would like to Yes. add 2 points. Yeah, student कोई पूछना चाह रहे हैं? हाँ, ये आप अनंत किशोर हेज इंटरेस्टेड, मिस्टर अनंत किशोर। आप अनंत किशोर बोल Yes, या sir. अनंत किशोर अनंत किशोर प्लीज आस्क। सर मेरा यस सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे सर मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें होता है कि तैयारी करके तो बोलते हैं कि चले जाएंगे, पर उसमें एक आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको GRE उसका क्या अनंत आपकी आवाज बहुत कट रही एक्स्ट्रा है। करिकुलर एक्टिविटी ना पड़ेगा उसके लिए? यस सर। I got his question. ये करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह का कॉलम होता है, तो उसमें क्या चीज? अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई, एक तो पहली बात की कोई बहुत कंपल्सरी नहीं है कि आप उसको लगाइए ही, बट आपके पास अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज है आप दिखाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर को, आप उसी चीज को दिखाइए, ना कि इन जनरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ लिखने के लिए लिखिए कि प्लेइंग फुटबॉल या लिसनिंग टू द म्यूजिक। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपका एम्प्लॉयर या आप कहीं ऐसी जगह पे काम करना चाहते हैं जो मार्केट रिसर्च का है या कुछ इस तरीके से, तो आप उस तरीके की स्किल्स को डाल सकते हैं या एक्टिविटीज को डाल सकते हैं जो आप करते हैं, जिससे कि आपकी जॉब के मिलने के चांसेस को बढ़े। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में बस कुछ भी रैंडम बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेवेंस। आप जो भी शब्द CV में लिखिए उसका रिलेवेंस होना चाहिए आपकी उस जॉब को पाने के लिए, ना कि ये आपके लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि हु यू आर। ऐसा कुछ नहीं है। जॉब को पाने के लिए आप क्या हैं, इसी के लिए वो रिलेवेंस चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सिर्फ वो चीज डालिए जो रिलेवेंट है, अदरवाइज आप मत डालिए, वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सर। अब समय 3 मिनट के आसपास कुछ बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स पे ऐड करना चाहूँगा। जो हमारे CV की बात कर रहे थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, उनका कॉलेज में बहुत सारे चैप्टर्स हम शुरू कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स ही उनको रन करें, सोसाइटीज या क्लब्स या इस तरह का, चाहे वो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो फार्मर के डोर से रिलेटेड हो, कोई सर्विस फार्मर को दे रहे हैं, या जैसे हम आपदा वगैरह के समय में करते हैं हर साल, उनमें स्टूडेंट्स कहाँ भाग ले रहे हैं, कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनसे जुड़ेंगे और अपनी CV में उस एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे, उस पर बात भी कर सकते हैं कि उससे हमारा एक्सपीरियंस उसमें क्या रहा है। आप साल भर अपनी एनाटॉमी सोसाइटी अगर आपने बनाई है, एनाटॉमी सोसाइटी में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की और किस तरह से आपने एनाटॉमी को पॉपुलराइज किया, कैसे आपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग आगे आइए और इस तरह के कामों में जुड़िए। अभी 3 सोसाइटी हमारी रजिस्टर होने जा रही हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिनका एक ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है, सोसाइटी फॉर
promotion of companion and farm animals. तो इसमें बहुत स्कोप है, हमने ये बढ़ा रखा है। तो स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर्स या कुछ एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें। और जो जैसे रिलायंस फाउंडेशन के साथ हमारा MOU है, वो लोग कम्युनिकेशन भेजते हैं, या आपके साथ MOU है, तो जो फील्ड में आपके काम चल रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स अपने छुट्टियों के दिनों में या सैटरडे संडे में कुछ समय निकालें, तो उसको आप अपने CV में ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें आगे फिर बात करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डॉक्टर अजीत को भेज सकते हैं उनके WhatsApp पे, तो ताकि वो कंपाइल कर लेंगे, और फिर वी कैन रिवर्ट बैक टू आवर एक्सपर्ट स्पीकर राहुल जी, so he can also throw more light on that and take another session or whenever convenient. On behalf of the university, I extend very hearty thanks to Thank you very much, sir. You, Rahul, and look forward to all the students for their very active participation. I compliment the way you are taking interest and you are joining these sessions. So give me your feedback on other issues also, what we can do during this period. I keep posting on website and also on the Facebook, so please be in touch with that. So I think the time is now we are losing it, and I thank each one of you and extend my best wishes. Thank you. Thank you very Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Rahul. And I'll also thank our VC sir for guiding us, guiding our students. So thank you very much, sir. And thank you very much, Dr. Ajit, for coordinating this program. So thanks again, one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you very much, sir. If you can conclude the meeting. Dr. Ajit can conclude. On behalf of Bihar Animal Sciences University, I am thankful to